कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 40 देखते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से अगर सेगमेंट लॉस्ट हो जाए तब क्या होता है। तो बताया था कि अगर एक पार्ट लॉस्ट हो गया मगर ऑर्डर में एक्नॉलेजमेंट्स आएँगे। तो अगर एक सेगमेंट लॉस्ट हो गया तो उसी का बार-बार एक्नॉलेजमेंट आएगा, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 3 टाइम्स आ गया तो हम रीसेंड कर देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है? या एट द एंड भी कर सकते हैं। तो अगर एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो जाए तब क्या करना है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो सेगमेंट आया 400 से 699 एक्नॉलेजमेंट आया 700 का। नेक्स्ट आया 700 से 899 एक्नॉलेजमेंट आया 900 का और लॉस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर एंड पे मिलता जा रहा है, रिसीवर विंडो पे बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे लॉस्ट होने के बाद क्या होगा, अब जैसे ही सेगमेंट आएगा 900 से 999 तक का जो एक्नॉलेजमेंट आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो रीसेंट एक्नॉलेजमेंट आ रही है उससे हमें कंफर्म हो जा रहा है कि बाकी सारे जो है प्रॉपरली पहुंच गए हैं। तो एक्नॉलेजमेंट आर लॉस्ट, टीसीपी विल नॉट बॉदर अबाउट इट। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होता है तो टीसीपी को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द नेक्स्ट अपकमिंग एक्नॉलेजमेंट विल नलीफाई द प्रीवियस लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तुम लगातार तुम भेज रहे हो सेगमेंट, और जो भी तुम्हें एक्नॉलेजमेंट मिलती है कोई ना कोई तो मिलेगी, है ना, सारी लॉस तो होंगी नहीं। तो जो भी मिलती है वो तुम्हें प्रीवियस जो है नलीफाई हो जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट 1000 बता देगा कि जितनी भी अभी तक भेजी हमने सारे पहुंच गए। क्लियर? तुम बोलोगे कि पहले एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई तो वो जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था उस समय जो भेजी गई थी वो रिपीट होगी। अच्छा, टीसीपी हेडर हम देख रहे थे। इससे पहले हमने सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर तक देख लिया था। अब हम फोर्थ रो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं हेडर लेंथ 4 बिट्स की, सिंक, एक्नॉलेजमेंट और एफ आई एन फिन। ठीक, ये सब हम तीनों देख चुके हैं जब हम स्टैब्लिश करते हैं, कनेक्शन एंड करते हैं, तो इन तीनों का यूज़ करते हैं, कनेक्शन फिनिश। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि तुम इसको दिमाग में रखो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि एक एक फील्ड इंपॉर्टेंट है। हेडर लेंथ तो सेम चीज़ है जो हम पहले देखे थे कि पहले टोटल 1 2 3 4 5 जो पहले 5 होते हैं वो डोंट केयर होते हैं, क्योंकि हमारा मिनिमम जो है हेडर लेंथ 20 बाइट्स का होता है। तो नेक्स्ट अगर हम शुरू करते हैं, अगर हमारी एच लेंथ 0101 है, दैट इज़ 5 रोज, 5 होता है बाइनरी में, और उसको 4 बाइट अगर मिलते हैं, ठीक है, तो हमारा 20 बाइट हो जाएगा। 5 रोज है टोटल, और एक रो 32 बिट्स की है, यानी 4 बाइट की है, तो 20 बाइट हो जाएगा। और लास्ट वाला आता है 15 रोज और 4 बाइट, दैट इज 60 बाइट। तो जितने भी हेडर की लेंथ है, क्योंकि हर रो जो है वो 4 बाइट की है ना, 5 रोज 4 बाइट की यानी 20 बाइट हो गया, और अगर 15 रोज 4 बाइट की तो 60 ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेडर लेंथ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, वैसे ही सेम है। नेक्स्ट आता है हमारा पी एस एच यानी पुश, यू आर जी मतलब अर्जेंट, आर एस टी मतलब रीसेट, और ये डोंट केयर है। उसके बाद आता है विंडो साइज 16 बिट्स का, ये सब हम देखने वाले हैं। और ये जो यू आर जी है इसके साथ अर्जेंट पॉइंटर भी आता है 16 बिट्स का, तो ध्यान देखना, अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो पहला कंडीशन आता है पी एस एच का, वो देख लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम एप्लीकेशन लेयर से भेजते हो टीसीपी, सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो वो पहले बफर पे जाता है, बताया हुआ है पहले भी कि बफर से होता हुआ टीसी सेंडर जो है भेजता है, क्योंकि अगर सेंडर लॉस्ट कर गया तो किससे पूछेगा, बफर से पूछेगा कि भाई क्या डेटा था। ठीक है, तो वहाँ से पहुँचने के बाद रिसीवर पे जब पहुँचता है तो वो भी क्या करता है, अपने बफर में डालता है, फिर एप्लीकेशन लेयर को भेजता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता अगर डायरेक्टली भेज के लॉस्ट हो गया तब फिर क्या जवाब देगा वो, है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है मतलब कंफर्मेशन की पहुँच गया डेटा, इसके आगे वो रिसीवर देखेगा, तो वो बफर में डालते हैं कि अभी कभी लॉस्ट हो गया तो एप्लीकेशन लेयर तक पहुँचे। तो इन सब ये जो चीज़ें हो रही है टाइम कंज्यूमिंग है। पुश पुश सेगमेंट जो क्या करता है, वो डायरेक्टली बाईपास करता है सेंडर टीसी, जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से मिला पुश सेगमेंट बाईपास कर देगा, जैसे ही पुश की वैल्यू 1 होगी, और सीधा रिसीवर एंड पे भी सीधा एप्लीकेशन लेयर पे भेज देगा। ऐसा क्यों होता है और क्यों करना चाहिए? देखो, इफ पी एस एच इक्वल टू 1 इट इंडिकेट दैट इट इज़ एन इंटरएक्टिव डेटा, सो रिस्पॉन्स शुड बी इमीडिएट। एक इंटरएक्टिव डेटा है तो रिस्पॉन्स इमीडिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम एक गेम खेल रहे हो, गेम में तुमने जंप करा, लेट से, ठीक है, एक आदमी है उसको जंप करवाया तुमने, और वो इमीडिएट जैसे ही तुम जॉयस्टिक से दबाते हो तभी वो जंप होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे बफरिंग हो, बीच में थोड़ा टाइम ले, कुछ लैग ले, 3 सेकंड भी इवन बहुत अनोइंग है, तो एकदम इंटरैक्टिव होना चाहिए। तो हम पी एस एच इक्वल टू 1 करते हैं किसके लिए, जब रिस्पॉन्स हमें तुरंत चाहिए हो। नेक्स्ट आता है यू आर जी इक्वल टू 1। यू आर जी 1 कब करते हैं, तुम्हें याद होगा कि जब जैसे हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि अगर प्रोग्राम काउंटर हमारा 4000 एड्रेस पे है, 4000 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 1 एग्जीक्यूट हुआ, 4002 एग्जीक्यूट हुआ, और इसके दौरान 4002 जो है वो पॉइंट कर रहा है 8000 एड्रेस को, तो वो क्या करेगा, 8000 पे चला जाएगा अगर जंप स्टेटमेंट है लेट से, ठीक है, तो 8000 एग्जीक्यूट होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि बीच में जो रह गया, ये देख रहे हो सब रह गए, जो नेक्स्ट एड्रेस रह गए, वो क्या, जैसे 4003 ये क्या है, स्टैक पे चला जाएगा, कि जैसे ये 8000 का एग्जीक्यूशन खत्म होता है वो 4003 पे आएगा, स्टैक से लेगा, है ना। तो सेम चीज़ अर्जेंट के साथ, यहाँ देखो अचानक से अर्जेंटली यहाँ पे 8000 को कॉल होना पड़ा ना। सेगमेंट होता है ग्रुप ऑफ बाइट्स, ये तो पहले ही बता रखा है कि यू आर जी अगर 1 है, इट इंडिकेट दैट इट इज़ एन अर्जेंट डेटा, सो प्रोसेसिंग इज डन इमीडिएटली, तुरंत प्रोसेसिंग होती है, एंड वेटिंग ऑफ द रिमेनिंग पैकेट विल बी डन एट द टाइम, और उस समय पे बाकी पैकेट वेट करेंगे। तो ये हमारा अर्जेंट हो गया। तो होता क्या है, जो एड्रेस होता है, अभी मैंने बताया था ना कि अर्जेंट पॉइंटर नाम की चीज़ होती है 16 बिट्स की, तो वो अर्जेंट डेटा का एड्रेस जो है अवेलेबल रहता है अर्जेंट पॉइंटर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आर एस टी। आर एस टी मतलब रीसेट। अब मान लो कि तुम डेटा भेज रहे हो वहाँ से, क्योंकि फुल डुप्लेक्स है तो सेंडर भेज रहा है, रिसीवर भेज रहा है, ये सब काम चल रहा है। अचानक क्या हुआ, तुमने एक वेबसाइट खोली थी, ठीक है, लॉगिन करा था, लॉग आउट करते हो तो फिर क्या होता है, फिनिश। ये चीज़ हम देख चुके हैं, जब कनेक्शन हम हटा रहे होते हैं
रिलीज़ कर रहे होते हैं, तब सामने वाले को कन्फर्मेशन भेजते हैं कि भाई हम कनेक्शन हटा रहे हैं। मगर ऐसा ना करें, डायरेक्टली हम टैब बंद कर दें, ठीक है? मान लो तुमने इनकॉग्निटो खोला और वहाँ पे लीड कोड चला है, ठीक है? एक कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसके बाद तुमने डायरेक्टली बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या होता है, आरएसटी सेगमेंट जो है वो जाता है सेंडर की तरफ से और रीसेट कहते हैं इसको। तो जब सडनली कनेक्शन क्लोज़ होता है, व्हेन सडनली कनेक्शन क्लोज़ फ्रॉम क्लाइंट साइड, अ सेगमेंट विल गो टू सर्वर साइड कॉल्ड आरएसटी सेगमेंट, जिसका मतलब है सडन क्लोजिंग एंड रीएस्टैब्लिशिंग। विंडो साइज़, अब विंडो साइज़ मैंने बताया एक आता है, एक बार दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट है। इसको हम एडवर्टाइजर विंडो साइज़ भी बोलते हैं और ये हमारा 4th रो में आता है, 16 बिट्स का। क्लियर? अर्जेंट पॉइंटर बता दिया है। चलो, तो विंडो साइज़ में क्या होता है कि तुम्हें एप्लीकेशन लेयर से बफर से टीसीपी सेंडर साइड में सेगमेंट भेजा गया, ठीक है? एक्नॉलेजमेंट मिली नेक्स्ट सेगमेंट की स्टार्टिंग उसकी, है ना? तो उसके साथ वो विंडो साइज़ भी भेजता है कि भाई 500 बाइट की जगह पड़ी है मेरे पास, आप भेज दो उतना। विंडो साइज़ उसने बता दिया कि मेरे पास जगह पड़ी है, तो वो क्या करेगा, अगले सेगमेंट में 400 से 899 यानी 400 से 900 यानी 500 बाइट का सेगमेंट भेज देगा। फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा कि भाई अभी 750 बाइट की जगह पड़ी है मेरे पास, ये विंडो साइज़ बता रहा है साथ साथ। तो विंडो साइज़ इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि सिंक बना रहे। क्लियर? विंडो साइज़ ऑल्सो नोन एज द रिसीवर विंडो साइज़ या एडवर्टाइजर विंडो साइज़ बोलते हैं, ठीक है? अब बड़ी दुविधा की बात आ गई इस चीज़ में, क्या होता है कि मान लो टीसीपी सेंडर साइड से भेजा गया हमारा सेगमेंट, एक्नॉलेजमेंट मिल गई, विंडो साइज़ मिल गया। अब समझना नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सेगमेंट भेजा गया, एक्नॉलेजमेंट मिली, मगर विंडो साइज़ 0 बाइट आ रहा है। देखो पहले जो आ रहा था 200 बाइट था, तो 200 बाइट का सेगमेंट भेज दिया, मगर अब एक्नॉलेजमेंट 0 बाइट आ रहा है, यानी हमारे रिसीवर साइड में जगह है ही नहीं, ठीक है? अगर तुमने इस समय भी डेटा भेज दिया तो भाई बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि बफर पे जाता है ना, बफर में जगह है ही नहीं। तो 0 बाइट मतलब है कि रुकना पड़ेगा भाई सेंडर को, कि वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, जब तक कोई विंडो साइज़ को सही से बता ना दे। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, विंडो साइज़ बफर जो है वो खाली होता रहा, तो विंडो साइज़ ने 400 बाइट का भेज दिया। अब किस्मत ऐसी रही कि भाई ये वेट कर रहा था और यहाँ पे लॉस्ट हो गया एक्नॉलेजमेंट। अब ये वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट का, इसकी तरफ से भेज दिया गया, रिसीवर सोचेगा मैंने तो एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, तो ये वेट करेगा डेटा का, दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे, डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी। इसी को शब्दों में लिखा हुआ है, व्हेनेवर द एक्नॉलेजमेंट विद विंडो साइज 0 रीचेस टू द क्लाइंट, एक बार क्लाइंट को 0 बाइट का अगर विंडो साइज पहुंचता है, एंड द नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड टू द रिसीवर विद नॉर्मल विंडो साइज, मतलब नॉर्मल विंडो साइज भेजा गया, ठीक है? पहले 0 बाइट का भेजा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद 400 बाइट का भेजा गया। एंड इफ दैट एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट, द सेंडर इज वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई तो सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, रिसीवर वेट करेगा डेटा का, दोनों ही प्रोसेस जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो रखी है, तो इसकी एक डेडलॉक क्रिएट करता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? परसिस्टेंट टाइमर। देखो कैसे। तो होता क्या है कि मान लो सेगमेंट भेजा गया, एक्नॉलेजमेंट आई 200, एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट उसकी, और विंडो साइज दे दिया 0 बाइट, यानी अब हमें रुकना है। तो ये रुकेगा, तो जब रुकना होगा ना वेट करने के लिए, तो एक परसिस्टेंट टाइमर शुरू कर देगा। लेट से 30 सेकंड का कर दिया, ठीक है, 30 सेकंड का। और जैसे टाइमर शुरू हुआ उसके 5 सेकंड में मान लो कि हमारा बफर जो है वो खाली होना शुरू हो गया, तो विंडो साइज हमें 100 बाइट का एक्नॉलेजमेंट फिर से सेम रिपीटेड एक्नॉलेजमेंट भेजा गया, ठीक है? तो वो लॉस्ट हो गया है। मान लो पहुंच जा रहा था जाते जाते 20 सेकंड पे लॉस्ट हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है? इतने सेकंड पे शुरू हुआ था, इतने सेकंड पे लॉस्ट हो गया, मगर ये क्या होगा, पहुंच नहीं पाया तो एक्सपायर हो जाएगा। और इस बार ये चुप नहीं बैठेगा, ये हल्ला मचाएगा। कैसे हल्ला मचाएगा? परसिस्टेंट टाइमर दोबारा शुरू होगा और इस बार प्रोब सेगमेंट भेजा जाएगा कि भाई साहब टाइमर दोबारा शुरू कर दे, क्यों नहीं भेज रहे हो? वो बोलेगा मैंने भेजा तो था, ठीक है? आप अपने आप में ही बोलेगा, मगर एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेज देगा सेम चीज़, कि विंडो साइज इस बार थोड़ा और बढ़ा के भेज देगा, क्योंकि अभी तक इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो 200 बाइट हो गया। तो द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक कैन बी रिजॉल्व बाय स्पेशल टाइमर नोन एज परसिस्टेंट टाइमर, ठीक है? तो अगर इस समय भी लॉस्ट हो गया तो दोबारा परसिस्टेंट टाइमर शुरू हो जाएगा। ये तो साइकिल चलते रहनी है, ठीक है? तो दिस टाइमर विल स्टार्ट ओनली व्हेन द विंडो साइज इज 0 बाइट। ये टाइमर तभी स्टार्ट होता है, स्पेशल टाइप का टाइमर है, जब 0 बाइट की विंडो साइज होती है रिसीवर एंड पे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पिंग की काम की, और इससे तुम्हें बहुत चीज़ क्लियर होगी कि ये सेंडर आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सेंडर मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये सब में क्या रिलेशन है, ठीक है? और आईपी पैकेट और डेटा डेटा लिंक लेयर का जो हेडर होता है उसमें क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे एक लैन है, इसमें ये राउटर 10.0.0.4 जो है वो भेजना चाह रहा है कुछ डेटा 10.0.0.6 को, ठीक है? तो एक पिंग नाम की कमांड है, पिंग हाइफन टी ऑप्शन है, और 10.0.0.6, तो एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि किस लोकेशन, क्योंकि हमें एड्रेस पता है मगर उसका फिजिकल लोकेशन नहीं पता है। तो डेटा है हमारे पास, सेंडर आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, मगर कहाँ पे है ये नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, ये आईपी पैकेट के साथ डेटा लिंक, ये डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच करते हैं, और उस हेडर में क्या होता है, सेंडर का मैक एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का मैक, मान लेते हैं मैक एड्रेस का के है तो के लिख दिया। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मान लो नहीं पता है हमें, है ना, फिजिकल एड्रेस हमें नहीं पता है कहाँ पे है डेस्टिनेशन, तो 6 टाइम एफ लिख दिया, एफ मैक एड्रेस का जो डमी होता है ना। तो ये चीज़ लिखने के बाद क्या होगा, सबको भेजा जाएगा पिंग, और जो एक्सेप्ट कर लेगा इसका मतलब वही इसकी फिजिकल लोकेशन है। तो ये ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट फ्रेम, तो ये एक फ्रेम बन गया। तो पहले पैकेट था, पैकेट के सामने DL हेडर अटैच हुआ, फ्रेम बन गया। अगर इसको हम अलग अलग उसमें देखें, मान लो तुमने अपने लैपटॉप से याहू सर्वर को कॉल करा, ठीक है, पिंग करा लेट से, तो पिंग -T 144.1.9.5, ये ठीक है, जस्ट डेमो, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है ये समझाने के लिए।
तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम चीज़ अगर इस लेयर पे होगी तो इस पर्टिकुलर लैन में होगी तो यहाँ पे हर किसी से पूछा जाएगा, तो कोई नहीं वहाँ बोलेगा क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। सेम चीज़ डेटा है, डेटा के साथ हमारा सेंडर और डेस्टिनेशन है, अटैच है। अब हर किसी से पूछा गया, किसी ने, क्योंकि याहू सर्वर तो किसी और बीच में और भी कितने राउटर आएंगे, है ना, ट्रांजिट जो बीच बीच में राउटर आएंगे, तो आईपी पैकेट तो हमारा फिक्स है। अब हमें साथ में अटैच कर रखा है डीएल हेडर को, तो यहाँ पे सेंडर का मैक, डेस्टिनेशन का मैक, कि एक्चुअल में फिजिकल लोकेशन है क्या उसकी। ठीक है, तो मान लीजिए सेंडर का मैक जो है क्यू है और डेस्टिनेशन मैक हमें पता नहीं है, मैक एड्रेस हमें पता नहीं है। तो जब वो, देखो आईपी हेडर, आईपी पैकेट नहीं मूव करता, एक फ्रेम बन के मूव करता है, ये बता दिया मैंने ऊपर। अब ये जो फ्रेम है ये जाएगा इस राउटर के पास। अब होगा क्या, इस राउटर का मान लेते हैं मैक एड्रेस जो है वो पी है, बात समझना, राइटिंग पे मत जाना। तो फ्रेम के जब इस राउटर के पास पहुंचेगा ना तो वो पैकेट बन के पहुंचेगा, क्योंकि अब जब नेक्स्ट लैन में जाने वाला है वो, तो उसको इस पर्टिकुलर लैन का डीएल हेडर अटैच होगा। तो हुआ क्या, हमारा पैकेट पैकेट का पैकेट तो सेम रहा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, जो डीएल हेडर अटैच हुआ उसमें सोर्स मैक जो हो गया वो पी हो गया, फिर ये राउटर। तो यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस जो हो गया, क्योंकि एस आई पी तो चेंज होगा नहीं, सेंडर आईपी तो चेंज होगा नहीं, है ना, तो तुमने रिक्वेस्ट भेजी है तो तुम्हारी रिक्वेस्ट है, मगर जस्ट डीएल हेडर चेंज हो गया, उसमें मैक एड्रेस चेंज हो गया कि वो आगे फॉरवर्ड होगा तो यहाँ फ्रेम बन के जब घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ ढूंढेगा तो मिल जाएगा उसको। तो ये हमारा ए आर पी फ्रेम हो गया, क्लियर। तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है कि एंड टू एंड सेंडर आईपी और डेस्टिनेशन आईपी विल नॉट चेंज, एंड टू एंड शुरू से एंड तक चेंजेस नहीं होंगे आईपी एड्रेस में, नेशन सोर्स और डेस्टिनेशन जो है सेम रहेगा बिटवीन इन द चैनल, तो ये नॉट चेंज इन बिटवीन, बीच में कभी चेंज होगा, मगर मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, हर हॉप में चेंज होगा। ठीक है, आज के लिए।